हेलो दोस्तों, साथियों नमस्कार। साथी पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका पार्ट 1 हमने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था। पार्ट 2 आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। उसका वजह है, बहुत सारा वजह है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया है कि हम एडीओ का बैच लेके आ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी का दोस्तों जो कंटेंट है वो तैयार हो रहा है। और आपको पता ही है, जब कंटेंट को क्रिस्प रखना है, टू द पॉइंट रखना है, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। उसी पे काम चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये अपने पास पार्ट 2 है। मतलब वहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे, ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चंस वहाँ पे कराए हैं, जिसका मैंने आपको सोर्स के साथ साथ पेज नंबर भी बताया है और उस पेज नंबर का जो इमेज है वो भी अटैच किया है। लेकिन यहाँ पे मैं इमेज अटैच नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मेहनत आप भी करें। अगर मैं इन सोर्सेस को बता रहा हूँ तो एक बार उस एनसीईआरटी के पन्ने को पलट के देखें कि क्या वाकई में हमें उस लेवल की पढ़ने की ज़रूरत है एईडीओ के लिए, या हमारा जो है सिर्फ 9th और 10th पढ़ने से हो जाएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं और क्या पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे इस क्वेश्चन की कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो दोस्तों, इसका सोर्स अगर हम लोग देखें तो इसका सोर्स हमें क्लास 12th के बायोलॉजी एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, या जिसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो ये सोर्स वहाँ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टली वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जानकारी ना देके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में बताया गया है। और इसका एक्चुअली आंसर में लिमोनोजेस्ट्रल है, लेकिन वहाँ पे लिमोनोजेस्ट्रल ना देके लिमोनोजेस्ट्रल दिया है, लिमोनोजेस्ट्रल। तो एक चीज़ आप देख लेना कि वहाँ पे लिमोनोजेस्ट्रल दिया है, यहाँ लेविनोजेस्ट्रल दिया है, और प्रोजेस्टरीन करके दिया है, वो भी इस्तेमाल होता है। लेकिन डायरेक्टली प्रोजेस्टरीन इस सवाल में ना पूछ के उसने लिविनोजेस्ट्रल पूछा है। तो ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। ये क्लास 12th के बायोलॉजी में मिल जाएगा, मतलब आपको 11th-12th के बायोलॉजी को भी टच करने की ज़रूरत है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली किसी एनसीईआरटी से नहीं फ्रेम किया गया है। ये जो है दोस्तों, टॉपिक को पकड़ के, और आपकी क्या उस टॉपिक पे पकड़ है, अगर इतना आप जानते हैं चीज़ों को लेकर, तो ये क्वेश्चन आप हल कर सकते थे। लेकिन डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन कहीं या ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। मतलब ये 2-3 क्लास के एनसीईआरटी से एक लाइन पिक की गई है, जैसे कि वाई ऑयल इज स्टोर्ड इन गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट नॉट, है ना। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्यों ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, ऑयल को नहीं करते? क्योंकि आपको पता है गैल्वनाइज मतलब क्या होता है, उस पर जिंक का परत चढ़ा होगा, जिंक के कोटिंग, आयरन का जब जिंक के कोटिंग चढ़ जाती है तो उसको गैल्वनाइज्ड कहते हैं, या गैल्वनाइजेशन प्रोसेस उसी कहते हैं। देखो क्या होता है दोस्तों कि जो ऑयल होता है ना, उसको हम नहीं रखते हैं गैल्वनाइज्ड पॉट में, क्योंकि ऑयल में जो फैटी एसिड होता है वो जिंक के साथ, फैटी एसिड जो होता है वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके जो है वो क्या बना लेगा, टॉक्सिक कंपाउंड बना लेगा। तो ये बात तो सही है। उसके वजह से दोस्तों, जब ऑयल रिएक्ट करेगा तो उसकी क्वालिटी तो रिड्यूस हो ही जाएगी, ये भी बात सही है। और दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेस में कोरोजन भी देखने को मिला है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका जो है सही होगा। कहने का मतलब ये है कि क्लास 7th की एनसीईआरटी में भी इसका हल्का सा जिक्र है, क्लास 10th में भी जिक्र है। तो 7th-10th की एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत आप जानते होंगे तो चीज़ें आप कर ले जाते, ठीक है। तो ये रेंसिडिटी टॉपिक वगैरह से या डिस्कलरेशन से, ऑफ फ्लेवर, ये सब से रिलेटेड है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्लास 10th के एनसीईआरटी में रेंसिडिटी एक टॉपिक है, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेटल एंड नॉन मेटल में या एसिड बेस में, तो आप एक बार उसको कंफर्म कर लेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन होम इज 250 यूनिट्स, देन द टोटल एनर्जी इन जूल विल बी, ठीक है। क्या होगा जूल में, टोटल एनर्जी क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें दोस्तों कि क्या होना चाहिए आंसर इसका, तो अपने को पता है कि 250 यूनिट्स, और दोस्तों जो 250 यूनिट्स बोल रहा है ना, वो एक्चुअली 250 किलोवाट हर्ट्ज कहलाता है। 250 किलोवाट हर्ट्ज, और 1 किलोवाट हर्ट्ज में आपको पता है 1 किलोवाट हर्ट्ज की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है दोस्तों। अब एक का जब मिल गया तो 250 का भी निकाल लेंगे।
डायरेक्टली 250 को 3.6 इंटू 10⁶ जूल से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों, आपका आंसर 9 इंटू 10⁸ आ जाएगा। और ये क्लास 9th के वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड है दोस्तों। क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को भी आप देख सकते हैं तो ये सवाल हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट प्रॉपरली ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लास 9th के वर्क एंड एनर्जी में दिया हुआ है, तो ये आप जाके देख सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 84, विच मेटल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा। कौन सा जो मेटल कंपाउंड है वो कार्सिनोमा ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों कि ये जो आपको है क्लास 12th की केमिस्ट्री में मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पे इसका सोर्स मिलेगा और इसका दोस्तों आंसर है प्लैटिनम। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे प्लैटिनम वगैरह का फॉर्मूला भी दे के उसने बता रखा है, तो आप इस चीज़ को एक बार जाके वहाँ पे देख सकते हैं और ये सोर्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है वो वहाँ पे दे रखा है, आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं दोस्तों। ये कार्सिनोमा मतलब होता है कैंसर रिलेटेड डिजीजेस, कैंसर का जो डिजीज़ होता है उससे ट्यूमर वगैरह को ट्रीट करने में काम होता है, बड़े बड़े अक्षरों में एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, ठीक है, क्लास 10th का एनसीईआरटी लाइट चैप्टर का ये सोर्स है, वहाँ पे आपको मिल सकता है। डायरेक्टली ये ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस सवाल को कर ले जाते हैं दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, ठीक है, तो ये क्लास 9th के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से रिलेटेड है दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है, फ्री फॉलिंग बॉडी होता है, आपको पता होना चाहिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी करके एक होता है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिला के कहा जाता है, ठीक है। और इसका आंसर था द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी घटता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी घटता है। कहने का मतलब एक बढ़ता है एक घटता है, तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है वो बराबर होती है, इसमें से बढ़ रहा है इसमें से घट रहा है, इसमें से घट के इसमें बढ़ रहा है, इसमें से बढ़ के इसमें घट रहा है, तो वैसा होता है ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर ये था अपने पास। नाउ दिस कि ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट अचीव्स 400 मीटर्स इन 20 सेकेंड्स, इफ द वेट ऑफ द ट्रक इज 7 टन्स देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कहने का मतलब ये दोस्तों ये क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज, क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपको ये जो है इसका मिल जाएगा सोर्स। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये जो है सवाल है और इसका आंसर दोस्तों 14,000 न्यूटन होगा। कहने का मतलब ये है कैसे इसका निकाल सकते हैं, तो दोस्तों एक फार्मूला होता है S = UT + ½ AT²। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, और फिर इस 7 टन को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे जिसका 7,000 किलो हो जाएगा, और 2 से एक फार्मूला लगता है मैं बता देता हूँ, F = m × a, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है दोस्तों। मास अपने पास ये रहा, एक्सेलरेशन अपने पास ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 न्यूटन आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का है। ये सेम सवाल भी, ये भी जो है अपने पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ही है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक। अगर कहें कि वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स ऑन ए वुडन बॉक्स एंड पुश इट ऑन द फ्लोर एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, द मार्जिनल फ्रिक्शनल फोर्स। तो मार्जिनल फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा दोस्तों, ये सवाल ये पूछ रहा है। तो इसका जो आपको सोर्स होगा वो कहाँ मिल जाएगा दोस्तों, ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का है, ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा क्लास 9th के एनसीईआरटी में, आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर दोस्तों 200 न्यूटन होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, आपको पता ही है क्लास 9th का जो साउंड चैप्टर है वहाँ पे आप जाके इसका सोर्स देख सकते हैं। ये क्लास 9th के साउंड से पूछा गया है दोस्तों। और एज वी नो कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है स्पीड, फिर लिक्विड में होता है दोस्तों, और फिर दोस्तों गैस में होता है। अगर सॉलिड में भी वो पूछे तो ये ट्रिक याद रख सकते हैं, अंशी सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होता है, फिर निकल में होता है, फिर स्टील में, फिर आयरन में होता है, ठीक है दोस्तों। तो स्टील आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 76 है और इसका साउंड जो है सोर्स है, ठीक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ए पेयर ऑफ ऑक्सन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन वाइल प्लाउइंग द फील्ड प्लाउड इज 15 मीटर लॉन्ग,
द वर्क डन इन प्लाइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड इज। कह रहा है कि दो बैलों के जोड़े हैं और वो खेत की जुताई कर रहे हैं, 140 न्यूटन का बल वो लगा रहे हैं और 15 मीटर तक लगाते गए हैं, तो वर्क डन कितना होगा। तो आपको पता है दोस्तों वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस या एफ डी कॉस थीटा होता है, क्लास 11 में कॉस थीटा लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ कॉस थीटा 0 होगा, क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है बैल को ले जाने का वो सेम डायरेक्शन है जो कि फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उसमें कॉस थीटा 0, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। अब हम बात करें दोस्तों W इक्वल टू एफ इंटू डी बच गया, तो फोर्स अपने पास क्या है 140 और D क्या है 15। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2100 जूल। तो ये थोड़ा सा देख लेना है कहाँ है वर्क एंड एनर्जी का। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्लास 9th से कितने सवाल पूछे गए। इवन क्लास 9th का जो ये NLM वाला चैप्टर है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, है ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और लगातार इससे सवाल 4-5 पूछे गए हैं। ये देखिए क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट जब होता है तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। तो ये क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक शॉक से कौन सा डिवाइस बचाता है, तो दोस्तों फ्यूज़ बचाता है, क्योंकि आपको पता है जब इलेक्ट्रिक करंट हाई हो जाएगा तो फ्यूज़ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। दोस्तों फ्यूज़ भी होता है या सर्किट ब्रेकर भी इसको हम लोग कह सकते हैं, सर्किट ब्रेकर भी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग मार्केट में MCB के नाम से भी जानते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी में, इसका आपको जो है मिल जाएगा सोर्स। pH वैल्यू ऑफ 0.1 NaCl सॉल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली, दोस्तों इसका आंसर 1 था। एक मिनट, इसका दोस्तों आंसर क्या था, 1 था दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लास 11th के केमिस्ट्री में इसका सोर्स देखने को आपको मिल जाएगा और चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगर तुम कहोगे सर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी कहीं है क्या, तो क्लास 12th में है दोस्तों, ठीक है। क्लास 12th में चैप्टर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। बट आपको सोर्स चाहिए तो ये भी यहाँ पे भी ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगर आप पढ़े होंगे तो यू विल डू इट फॉर श्योर, ठीक है। नाउ विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर को नहीं डिनोट करता इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो अपने को पता है दोस्तों P इक्वल टू VI होता है। अब इसी V को I को चेंज करेंगे तो अपने को 3 फॉर्मूले और मिलेंगे, को जो नहीं मिलेगा वो ये होगा। देखते हैं कैसे नहीं मिलेगा। तो V इक्वल टू I, आपको पता है V को जब रिप्लेस करेंगे तो IR होता है, तो V की जगह पे IR रख दिया, फिर ये अपने पास I था ही तो I स्क्वायर R हो गया, तो ये तो अपने को मिल गया। फिर इसी I को, ये VI है, फिर इस I को चेंज करेंगे तो V अपॉन R होगा, तो ये अपने पास V स्क्वायर अपॉन R हो गया, ये हो गया। और आपको पता है दोस्तों ये भी मिल जाएगा, P इक्वल टू VI अपने पास है ही, ये अपने को मिल ही गया, ये अपने को मिल ही गया, तो तीनों हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। नाउ विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम द बिलो, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों यूरोपियम डॉप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। क्लास 12th की केमिस्ट्री से पूछा गया दोस्तों। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अभी तक मैंने आपको 2 सवाल दिखा दिए हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया है। और ये P ब्लॉक, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग अलग ब्लॉक दिए हैं, अलग अलग टॉपिक, P ब्लॉक, S ब्लॉक है ना, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो ये ध्यान रखना है। P ब्लॉक ये अपने पास हो गया, D ब्लॉक ये अपने पास हो गया, S ब्लॉक, और ये अपने पास F ब्लॉक। तो इस तरह जो है अपने को याद रखना होता है। और ये P ब्लॉक का सवाल है दोस्तों, तो ये होगा। और ये 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से इसका आप सोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बाकायदा ये सब दिया हुआ है, स्ट्रोंटियम वगैरह, उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, वो बताया हुआ है। और ये फोस्फोरेसिन होता है, फोस्फोरेसिन मतलब जो चमक, फोस्फोरेसिन मतलब जो है जो चमक छोड़ता है, जो थोड़ा सा लाइट को ग्लो करता है, वैसे मटेरियल को फोस्फोरेसिन कहते हैं, और वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। फोस्फोरेसेंट मटेरियल्स भी इसको कहा जाता है, तो ये फोस्फोरेसेंट मटेरियल है, ठीक है। विच मटेरियल इज यूज फॉर स्मार्ट फिल्म। अब बात करेंगे कि ये स्मार्ट फिल्म कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अगेन क्लास 12 का केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स चैप्टर करके है। शायद ये जो नया NCERT आया है उसमें ये चैप्टर हटा दिया गया है, मुझे बताना दोस्तों अगर आपके पास क्लास 12 की NCERT है तो, ठीक है, उसमें हटा दिया गया है, आई एम नॉट श्योर। पुराने NCERT में चैप्टर था द केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स, और इसका आंसर इंडियम टिन ऑक्साइड है दोस्तों, आप इसको एक बार देख लेंगे, ठीक। क्लास 12 के NCERT में आपको मिल जाएगा। और ये स्मार्ट विंडोज़ में वगैरह में इस्तेमाल होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, स्मार्ट विंडोज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मॉडर्न मटेरियल्स या इसको इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये था अपने पास, ठीक है।
अभी दोस्तों आपको पता है ये क्वेश्चन कराने के बाद मैंने जो साइंस के जितने भी 71st बीपीएससी में 30 सवाल पूछे गए थे वो सब मैंने कवर कर दिए हैं। पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल के वीडियो वाली लिस्ट में आपको मिल जाएगा, कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और यहाँ पे कुछ सवाल हमने कर लिए जो कि फाइनल हो गया अपना। अभी आपको पता है दोस्तों आपके सामने अगर आपका मैं कहूँ कि अगर आपका 71st बीपीएससी थोड़ा सा ख़राब चला गया है ड्यू टू एनी रीज़न, है ना, तो दोस्तों अपने पास एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसको हम लोग एईडीओ कह रहे हैं। यस और नो? ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसमें बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आपको इसमें मेंस नहीं देना है, इसमें इंटरव्यू नहीं देना है, सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है एंड यू आर गोइंग टू बी द बीईओ। कुछ साल प्रमोट होने के बाद बीओ बन जाएंगे, है ना, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बेसिक एजुकेशन अधिकारी बीएसए, ये यूपी में बोला जाता है, बीएसए एक होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी, और अपने यहाँ बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था बीएसए और बीओ में, ठीक है। तो एक हम बैच लेके आ रहे हैं दोस्तों एईडीओ के लिए, और कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं दोस्तों? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल तो बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, उसका नोट्स प्रिपेयर हो रहा है दोस्तों, एंड सीए। दोस्तों साइंस का नोट्स ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है और बिहार स्पेशल का प्रिपेयर हो रहा है, ज्योग्राफी का नोट्स भी है अपने पास, ठीक है, और पॉलिटी का नोट्स भी टू द क्रिस्प अभी आज से प्रिपरेशन शुरू हो रहा है उसका दोस्तों, काम पे हम लोग लग गए हैं। और ये जो नोट्स होने वाले हैं क्रिस्प नोट्स होने वाले हैं दोस्तों, बहुत शॉर्ट में, और 2-2.5 पेज से ज़्यादा नहीं होगा, 2+1/2 पेज इतना ही होना, 2.5-3 पन्ना होना है, ताकि अंत समय में आप तरीके से रिवाइज कर सकें, आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आपको एक मोटा नोटबुक कैरी ना करना पड़े। समझ रहे हैं दोस्तों? और ये कैसे होने वाला है दोस्तों? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। अगर आपका रिस्पॉन्स इन सब सब्जेक्ट्स पे अच्छा रहा तो हम लोग बाद में जीएस और रीजनिंग और मैथ्स का भी व्यवस्था आपके लिए करवाएंगे, और वो भी टॉप नॉच का होगा दोस्तों, और बहुत ही क्वालिटी के नोट्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नोट्स आपके पास रहेंगे और आप पढ़ के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है एईडीओ में आपको किसी और नोट्स को रेफ़र करने की ज़रूरत होगी। फ्री होगा दोस्तों तो मुझे पता है लोग वैल्यू नहीं करते हैं फ्री का, लेकिन दोस्तों फ्री में भी उतना ही मेहनत लगता है और क्वालिटी से हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि एज़ यू नो वी आर न्यू चैनल, वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट इन द मार्केट, एंड दैट्स वाई वी आर डूइंग ग्रेट थिंग्स विद ऑल दिस सब्जेक्ट्स। बहुत तरीके से नोट्स तैयार हो रहा है दोस्तों। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी आपको एनालिसिस करा दें और उसके सोर्सेज को बता दें, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों, बहुत काम आएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए और शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।